इजराइल और ईरान और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध से कोई भी अनजान नहीं है। जहां एक तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य नेता हसन नासरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दूसरी तरफ अब ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइल हमले कर रहे हैं। Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. पिछले महीने से अब तक लेबनान में लगभग 1802 लोगों की जान जा चुकी है। कई वित्तीय संस्थान बर्बाद हो चुके हैं। उत्तरी गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक से 87 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ग्राफिक्स ने दिखाया है कि बच्चे भी शामिल हैं। हर तरफ मौत, लाश और डर का साया। लेकिन क्यों? क्या हुआ है ऐसा? क्यों लड़ रहे हैं इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान? इस पूरे ही संघर्ष की शुरुआत तो कई साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में यह तब शुरू हुआ जब 27 सितंबर 2024 को इजराइल एयर फोर्स की तरफ से हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक किए गए और उसमें हसन नासरल्लाह की मौत हो गई। एक गरीब परिवार में जन्मे हसन नासरल्लाह शिया समुदाय को संबंधित थे, जिसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी पिछले 3 दशकों से पड़ी हुई थी और आखिरकार 27 सितंबर 2024 को मिसाइल हमले में इजराइल ने अपने लक्ष्य हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नासरल्लाह को खत्म कर दिया। एक इजरायली जासूस ने हसन नासरल्लाह की लोकेशन का पता खुफिया एजेंसियों को दिया था। लेकिन सवाल यहां यह आता है कि आखिर यह हसन नासरल्लाह था कौन? इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी किस लिए थी? यह हिजबुल्लाह का प्रमुख कैसे बना? हिजबुल्लाह क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर इजराइल इनके पीछे क्यों है? कारण क्या है? क्यों वो पिछले 3 दशकों से हसन को मारने की कोशिश में था? और अब हिजबुल्लाह का आने वाला भविष्य कौन होने वाला है? कौन संभालेगा हिजबुल्लाह के प्रमुख की खाली कुर्सी? और आखिर यह पूरा मामला है क्या? और अब आने वाले समय में क्या एक और युद्ध देखने को मिलने वाला है? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम सबसे पहले फिलहाल चल रहे युद्ध और संघर्ष के बारे में बताते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यह संघर्ष इतना बड़ा बन गया। तो शुरुआत होती है 17 सितंबर को, जब लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में पेजर हमले हुए। इन हमलों में 12 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। चोटें इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि लोग सिर्फ नाम के लिए जिंदा बचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला किस लेवल का होगा और इसके पीछे जो लोग हैं वो किस विजन और प्लानिंग के साथ हमला कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह पेजर हमला आखिर था क्या। इजराइल ने इस पूरे हमले को आखिर कैसे लॉन्च किया और हिजबुल्लाह को आखिर इस हमले से जुड़ी कोई भनक क्यों नहीं लगी? देखिए, पेजर एक प्रकार का रेडियो डिवाइस होता है। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे संदेश प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज के आधुनिक जमाने में इसे कोई उपयोग नहीं करता, लेकिन लेबनान और सीरिया के लोगों के पास यह था। वजह यह है कि इस डिवाइस की लोकेशन आप किसी भी तरह से ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए लेबनान ने 3000 पेजर डिवाइस बनाने का प्रोजेक्ट ताइवान की कंपनी अपोलो गोल्ड को दे दिया और उस कंपनी ने यह प्रोजेक्ट हंगरी को फॉरवर्ड कर दिया। और बस इसी से इजराइल का जो एक्सेस था पेजर डिवाइस पर वो आसान हो गया। हंगरी से लेबनान आते हुए ही इन डिवाइस में इजराइल ने कुछ ऐसा इंसर्ट किया जिससे इनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके, और एक विस्फोटक भी बैटरी के साथ ही जोड़ दिया गया था। और जैसे ही यह पेजर लेबनान पहुंचा, लोगों की जेब में, हाथ में, पर्स में, बैग में एक एक करके यह डिवाइस फटने लगा और देखते ही देखते हर तरफ हलचल मच गई। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह के एक सीनियर ऑफिसर से इस बारे में बताया गया था कि पेजर डिवाइस में कुछ गड़बड़ होने की आशंका लग रही है, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर भी इजराइल की खुफिया एजेंसी का ही एजेंट था और उसने उस इंसान को ही मार दिया जिसने पेजर डिवाइस में कुछ गड़बड़ होने वाली बात को नोटिस किया था। यानी कि इजराइल ने हर एक कदम के लिए एडवांस में ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि वो इस बार हर हाल में नासरल्लाह को मौत के घाट उतारना चाहते थे। इजराइल का हिजबुल्लाह पर हमला। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर हमला किया जिनसे हिजबुल्लाह को वित्तीय रूप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
दहिये जैसे वित्तीय संबंधित क्षेत्र में इजराइल ने 11 हमले किए। हिजबुल्लाह का AQAH केंद्र, जिसे अल कर्द अल हसन एसोसिएशन कहते हैं, यह हिजबुल्लाह का सामाजिक नेटवर्क का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इजरायली हमले से पहले इस जगह पर हिजबुल्लाह की 30 से ज्यादा शाखाएं थीं। इजरायली सेना ने यह भी घोषणा कर दी है कि वह अपने सैनिकों से दक्षिणी लेबनान में हमला करती रहेगी, जिससे हिजबुल्लाह का हथियार और बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाए। पहले हमले से ही इजराइल ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे कि इस बार 3 दशकों से चली आ रही संघर्ष को वह एकतरफा करके ही छोड़ेगा। लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह से क्या समस्या है? हिजबुल्लाह आखिर है क्या? देखिए, सोचने वाली बात यह आती है कि आखिर इजराइल की दुश्मनी हिजबुल्लाह से किस लिए है। हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। ये इस्लामिक शिया थियोलॉजी का पालन करते हैं जो ईरानी नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने बनाई थी। जब दक्षिण लेबनान में 1982 में इजराइल ने हमला कर दिया था, तब हिजबुल्लाह को बनाया गया था। वैसे आधिकारिक रूप से यह 1985 में फॉर्म हुआ था। तब से लेकर आज तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष होता रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी हिजबुल्लाह के पीछे लगी रही और हिजबुल्लाह के मुख्य नेता हसन नसरल्लाह पर उनका टारगेट बना रहा। उधर दूसरी तरफ स्टेट ऑफ इजराइल का उन्मूलन हिजबुल्लाह का प्राथमिक लक्ष्य बना रहा। दोनों के बीच में कई हमले, कई ऑपरेशंस हुए। 1993 का ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी इजराइल ने लॉन्च किया था। इसे लेबनान में 7 डे वॉर के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1996 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के नागरिकों पर रॉकेट हमला किया, जिसके बदले में इजराइल ने ऑपरेशन ग्रेप्स ऑन ऑफ रैथ लॉन्च कर दिया था। इसके बाद 2006 में लेबनान युद्ध हुआ, जो 34 दिनों का सैन्य संघर्ष था। यह उत्तरी इजराइल और लेबनान के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था। अब बढ़ते हैं हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की तरफ और समझते हैं कि आखिर यह था कौन। हसीन नसरल्लाह 31 अगस्त 1960 को एक सब्जी की दुकान लगाने वाले के यहां पैदा हुआ था। उसके 8 भाई बहन थे। हसीन नसरल्लाह एक शिया समुदाय को बेलोंग करता था। जब हसीन नसरल्लाह 15 साल का था, तब उसे लेबनानी गृह युद्ध 1975 के चलते अपने पूर्वजों के घर जाना पड़ा था। उधर ही उसने अमल मूवमेंट को भी ज्वाइन कर लिया था, जो शिया राजनीतिक समूह से जुड़ा हुआ था। नसरल्लाह ने 1982 में हिजबुल्लाह को ज्वाइन कर लिया था। ईरान में धार्मिक अध्ययन करने के बाद नसरल्लाह वापस लेबनान आ गया था और जब 1992 में इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का नेता अब्बास अल मुसावी मारा गया, तब नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का चीफ नेता बना दिया गया। उसकी लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लॉन्गर रेंज वाले रॉकेट ली। जब साल 2000 में हिजबुल्लाह के हमले की वजह से इजराइल को अपनी फोर्सेस हटानी पड़ी, बस तभी से हिजबुल्लाह की लोकप्रियता बढ़ गई और तभी से नसरल्लाह भी ज्यादा फेमस हो गया और लोगों की नजरों में हीरो बन गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में छापा गया कि नसरल्लाह इज मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली आदमी है। वो जो बोलता था उसे करता भी था और यही वजह थी कि इजराइल उसकी जान लेने के पीछे कई दशकों से लगा हुआ था। और फिर आया 27 सितंबर 2024, जब इजरायली एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की। यह एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुई, जो कि बेरूत में है। इजराइल ने पहले पेजर अटैक किए और उसके बाद एयर स्ट्राइक्स से हमला किए, जिसके बाद यह आधिकारिक खबर आई कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह मारे गए। यहां पर 6 लोगों की जान गई और 90 लोग घायल हुए। उसके अगले ही दिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि नसरल्लाह स्ट्राइक में मारे गए हैं। Hezbollah confirming the death of Hassan Nasrallah. बाद में हिजबुल्लाह और लेबनान के अधिकारियों ने भी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि हसन नसरल्लाह की मौत एयर स्ट्राइक में हो गई है। हसन नसरल्लाह के बाद अब कौन बनेगा हिजबुल्लाह का नेता? अब सवाल ये आता है कि नसरल्लाह के जाने के बाद उसकी कुर्सी किसे मिलने वाली है? रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 2 नाम शामिल हैं, हाशिम सफीद्दीन और नाइम कासिम। हाशिम सफीद्दीन नसरल्लाह का कजिन है और हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का प्रमुख भी। सफीद्दीन का जन्म 1964 में टायर के पास देयर कानून एन नहर के पास एक गांव में हुआ था।
और उसने भी नसरल्लाह के साथ ही थियोलॉजी पढ़ी थी। सफीद्दीन ने भी हिजबुल्लाह को काफी पहले ही ज्वाइन कर लिया था। सफीद्दीन एक सम्मानित शिया परिवार से आता है, जिस परिवार ने कई धार्मिक विद्वानों और लेबनानी संसद के सदस्यों को जन्म दिया है। सफीद्दीन का भाई अब्दुल्ला ईरान में एक हिजबुल्लाह प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। सफीद्दीन के खुद के भी ईरान से काफी करीबी संबंध हैं। उसका बेटा रेडा 2020 में अमेरिकी हमले में मारे गए शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सोलेमानी की बेटी का पति है। सफीद्दीन शूरा परिषद का भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि हसन की जगह सफीद्दीन को यह पद मिल सकता है। बात करें अगर दूसरे नाम की तो यह है नाइम कासिम। ये 71 साल के हैं और हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका जन्म लेबनान के एक गांव कफर किला में हुआ था, जहां पर कई बार इस्राएली हमले हुए हैं। शिया राजनीतिक सक्रियता में कासिम की एक बड़ी इतिहास रही है। इन्होंने मूवमेंट ऑफ द डिसअपॉसेस्ड ज्वाइन किया था, जो बाद में अमल मूवमेंट का ही एक हिस्सा बन गया था। इन्होंने 1980 के दशक में हिजबुल्लाह को ज्वाइन कर लिया था। इनके मेंटोर आयतुल्लाह मोहम्मद रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है। रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि स्थिति को समझते हुए अब इन दोनों नामों में से किसी एक पर हसन के बाद पद संभालने की जिम्मेदारी आ सकती है। इस्राएल के इस असैसिनेशन का मध्य पूर्व पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? यह लेबनान को कैसे रीशेप करेगा? सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यही है कि फिलहाल हिजबुल्लाह की मुख्य कुर्सी खाली हो गई है। राजनीतिक स्तर पर हिजबुल्लाह फिलहाल कमजोर हो गया है और हो सकता है उसकी इस कमजोरी का फायदा इस्राएल को मिले, क्योंकि हिजबुल्लाह में राजनीतिक विरोधी भी अब इस मौके को बेकार नहीं जाने देंगे और ये सब कहीं ना कहीं हर तरह से लेबनान को, हिजबुल्लाह को कमजोर करता चला जाएगा। और इसका सीधा फायदा इस्राएल को होगा, जो हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की कोशिश में पिछले 3 दशकों से लगा हुआ है। अब उसके पास सबसे अच्छा मौका है और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से भी हमले जारी किए जा रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इजराइल अब ईरान की सबसे बड़ी ऑनिल टर्मिनल को भी अपना टारगेट बना सकता है। 5 अक्टूबर को पावरफुल एक्सप्लोजन किए गए और इजरायली फोर्सेस ने क्लेम किया है कि वो अब तक 400 हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को मार चुके हैं। इजराइल और ईरान और हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। पिछले साल अक्टूबर में भी दोनों के बीच यही सब देखने को मिला था। अब करंट सिचुएशन ये है कि हिजबुल्लाह, ईरान और इजराइल के बीच एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई हो रही है। एयर स्ट्राइक्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये सब डेली की बात हो गई है। लोग लेबनान छोड़कर जा रहे हैं उन जगहों पर जहां वो सुरक्षित रह सकें, जहां उनकी जान को खतरा न हो। डेली अटैक्स की वजह से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैंसिल हो चुका है, क्रूड ऑयल प्राइसेस हाइक कर चुके हैं और पूरे ही वॉर की वजह से सिर्फ इस्राएल, ईरान और हिजबुल्लाह नहीं बल्कि दुनिया पर असर पड़ रहा है। डेली न्यूज में बच्चों और औरतों और आदमियों के मरने की खबर आना मानो एक आम बात सी हो गई है। पूरी दुनिया बस यही प्रेयर कर रही है कि दोनों के बीच चल रही ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। आउट्रोपाटन फिलहाल इस ऑनगोइंग वॉर की वजह से लोग बेबस हैं, लाचार हैं। हर तरफ तबाही का माहौल है और ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांस सभी को साफ साफ नजर आ रहे हैं। अगर जल्दी ही इस्राएल और ईरान के इस वॉर को और हिजबुल्लाह के अटैक्स को नहीं रोका गया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा असर गरीब इंसान और एक आम इंसान पर ही पड़ने वाला है। आपका इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या व्यू है, हमारे साथ कमेंट में लिखकर शेयर जरूर करें। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।